नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। मुझे पता है कि आपकी परीक्षा की तारीख आगे चली गई है और आप उसके इंतज़ार में अपने सभी विषयों का रिवीजन कर रहे हैं। पर मुझे ये भी पता है कि आप बोर भी हो रहे होंगे, तो बोर मत होइए और चलिए हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक युवक भारती के पाठ, काव्य, कहानी और अन्य विधाओं का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आपको याद होगा कि हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ नवनिर्माण है। यह चतुष्पदी नाम की एक नई विधा है। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद है। यह चौपाई की तरह ही होता है। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है और प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। ठीक है बच्चों, कवि त्रिलोचन जी ने अपनी चतुष्पदियों के माध्यम से आशावादी बने रहने के लिए आम जनता को प्रेरित कर रहे हैं। हमारे जीवन में किसी का विश्वास और प्रोत्साहन पाना बहुत ही महत्व का होता है। भले ही हमें संसार मिल गया हो, परंतु आकाश जितना बड़ा होने के बावजूद हमें अपने पांव जमीन पर ही रखने चाहिए। बच्चों, कवि कहते हैं कि संघर्ष से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। ईश्वर ने हमें बल दिया है, तो उसका उपयोग हमें कमजोर लोगों का बल बनना चाहिए और उनको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। तब जाकर हमारे बल की सार्थकता है। अपनी मंजिल की तरफ जो व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है और सफलता के शिखर पर पहुंचता है, वह व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बनकर लोगों का प्रेरणा स्रोत बन जाता है। कभी हमें अच्छा व्यवहार करते हुए, प्रेम के मार्ग पर चलते हुए, हंसते गाते अपना जीवन बिताना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इस कविता में पुरुष और नारी को समानता का दर्जा देते हुए बीते हुए कल, आज और आने वाले कल की बात का गुणगान करने के लिए कवि कहते हैं। वैसे बच्चों, हर एक लेखक, लेखिका, कवि, कवयित्री और रचनाकार का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। अपने विचार और उसकी अपनी सोच रहती है। अतः हमारे दूसरे पाठ निराला भाई में महादेवी वर्मा जी ने अपने संस्मरण में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के कुछ पहलुओं को हमारे सामने रखा है। लेखिका स्वयं हिंदी साहित्य जगत में चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये एक सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात हैं। बच्चों, महादेवी वर्मा छायावादी युग की मेन पिलर हैं। इनके लिखे रेखाचित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति के साथ साथ सामाजिक स्थितियों के माध्यम से भी करारा चोट करती हैं। इस संस्मरण में लेखिका ने प्रसिद्ध कवि निराला जी के साथ घटित कई घटनाओं की साक्षी रही हैं और कई घटनाओं को इन्होंने इसमें बताया है। उनके साथ घटी घटनाओं और उनके व्यवहार का चित्रण भी किया है। निराला जी संवेदनशील, उदार, फक्कड़, सहृदय और आतिथ्य प्रेमी थे। वे एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे और दूसरों का दुख दूर करते थे। वे खुद भूखा रह जाते थे, परंतु दूसरों को भूखा नहीं देख सकते थे। लेखिका ने यहाँ पर एक घटना बताते हुए कहा है कि उन्होंने अपने लिए एक रजाई बनवाई, पर किसी को ठिठुरते और कांपते हुए देखा तो उस रजाई को उन्होंने उसे दे दिया और
स्वयं कांपते हुए मजे से ठंड को बर्दाश्त कर लिया। उनकी उदारता की प्रशंसा करते थे। निराला जी अपने युग के विशिष्ट प्रतिभा थे, जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युग सृष्टा साहित्यकार कहा जाता है या कह सकते हैं। उन्होंने हमेशा जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड हैं। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। बच्चों, इन्हीं सब गुणों को लेखिका महादेवी वर्मा जी ने शब्दांकित किया है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं कविता में कवि जगदीश चंद्र गुप्त जी ने संघर्ष ही जीवन की सच्चाई है, ऐसा वे मानते हैं। किसी भी परिस्थिति में जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराता नहीं है, मुसीबतों का डटकर सामना करता है, जीवन में आने वाली हर एक बाधाओं को चीर कर आगे बढ़ जाता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। रास्ते में फूल या कांटे क्यों न मिलें, जिंदगी तो सहज चलने का नाम नहीं है, बल्कि अपने जीवन को नई दिशा प्रदान करने का नाम है। कवि कहते हैं कि हमें अपनी क्षमताओं को पहचान कर, उस पर विश्वास कर अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। हमें अपने जीवन में अंदर और बाहर दोनों ही स्थिति में एक जैसा रहना ही जीवन का आदर्श माना गया है और एक जैसा रहना होगा। हमें अपने दुखों को पहचान कर अपने आंसुओं को स्वयं ही पोंछना होगा, क्योंकि जीवन है तो संघर्ष रहेगा ही, और उन संघर्षों से क्या घबराना जो हमारी पहचान हमसे ही करवाते हैं। अतः कवि कहते हैं कि इस संसार में यही सच है, हम और तुम सच नहीं है, सच है सतत संघर्ष ही। ठीक है। आदर्श बदला कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें बदले की भावना मात्र एक समाधान नहीं है को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लेखक सुदर्शन जी का मानना है कि बदला यदि किसी के मन से उत्पन्न हुए हिंसा को खत्म कर जीवन की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाता है। इस कहानी का पात्र बैजू बचपन में अपने पिता को भजन गाना न आने की वजह से तानसेन की क्रूरता का शिकार होते हुए देखा है, तो उसके मन में बदले की भावना उत्पन्न होती है और वह पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत और पूरी लगन से संगीत विद्या सीखता है और तानसेन से संगीत प्रतियोगिता करके उसे हरा देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैजू तानसेन को सजा देने की बजाय उसे जीवन दान देता है और संगीत के सच्चे साधक के रूप में दुनिया के सामने आता है। लेखक इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमें अपनी किसी भी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए और दूसरों की कला या योग्यता का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, हमारे 5वें काव्य पाठ गुरु बानी में गुरु नानक देव जी ने अपने पदों के माध्यम से गुरु की महिमा, हमारे कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा जैसे विषयों पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। गुरु ही अपने शिष्यों को सही मार्ग दिखाकर उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता प्रदान करते हैं। संसार मनुष्य के उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य के
श्रेष्ठत्व की पहचान उसके कर्मों से ही होती है। गुरु नानक देव जी का कर्म कांड और बाह्याडंबर पर भी घोर विरोध यहाँ पर दिखाई देता है। बच्चों, 5वें काव्य पाठ आ वृंद के दोहे में वृंद जी ने कई ऐसी नीति परक बातों को बताया है जो मनुष्य जीवन के लिए उचित है। वृंद जी रीति काल के कवि हैं। इन्होंने अपने दोहों में विद्या रूपी धन की विशेषता बताते हुए कहा है कि इसे जितना ही खर्च करेंगे वह उतना ही बढ़ जाएगा। आंखें मन के सच झूठ बातों को बताने का काम करती है। कवि ने मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। व्यवहारों में छल कपट का स्थान नहीं होना चाहिए। किसी भी मनुष्य को बिना गुणों के बड़प्पन नहीं मिलता है। दुष्ट व्यक्तियों से उलझने पर कीचड़ हम पर ही पड़ता है। कवि कोयल और कौवे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद जी ने अपने दोहे में व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हुए हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है। बच्चों, पाठ 6 पाप के 4 हथियार में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपने इस निबंध में बताया है कि हर एक युग में कई विचारक, दार्शनिक, संत, महापुरुषों ने पाप, दुष्कर्म से संपूर्ण मानव जाति को मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया और खूब प्रयास किया है। परंतु बड़े दुख की बात है कि आज भी पूरे संसार में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोल बाला है और हर एक मानव इन्हीं का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। हमारा समाज संतों की, पुण्यात्माओं की, महापुरुषों की जयंतियां खूब धूमधाम से मनाता है। उनके स्मारक भी बनवाता है, उनकी जय जयकार भी करता है। परंतु यही समाज उनके विचारों को, उनकी सोच को अपने व्यवहार में नहीं ला पाता है। उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, इन पाप के 4 हथियारों के माध्यम से लेखक ने समाज के लिए चिंता व्यक्त किया है। बच्चों, यह निबंध हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं? क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि पाप जैसे जघन्य अपराध करते चले जा रहे हैं? अब आप इस कोरोना जैसी महामारी के समय को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिस चीज को पाने के लिए पाप अपराध करते जा रहे हैं, वही वस्तु यहीं धरती पर ही रह जाएगी। उसमें से हम 1 रुपया भी, 1 कण भी मरने के बाद अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। फिर भी हम कई तरह के पापों को करते चले जा रहे हैं। ठीक है। पेड़ होने का अर्थ कविता में कवि मुकेश गौतम जी ने प्रकृति की हर एक वस्तु की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वे कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य के जीवन की धड़कन है और पेड़ इस धड़कन का पोषक तत्व है। इन्होंने पेड़ को सबसे बड़ा शिक्षक बताया है। मनुष्य और पेड़ के पुरातन संबंध को भी हमारे सामने रखा है। इस काव्य के माध्यम से कवि ने पेड़ को भारतीय संस्कृति को जीवित रखने वाला बताया है और साथ ही मनुष्य को संस्कारशील बनाने वाला भी। इस कविता में 3 कड़ियां हैं जो इस प्रकार हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, पेड़ हौसला है और दाता है पेड़। इनके माध्यम से कवि ने मनुष्य को पेड़ जैसा बनने की सलाह दी है।
जिस तरह से पेड़ हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को, हमारे मूल्यों को जीवित रखने के लिए अपना सर्वस्व लुटा देता है, ठीक उसी तरह से अपने समाज और देश के लिए अपने संस्कारों, अपने मूल्यों और अपनी सोच के माध्यम से सभी को एकता के सूत्र में हमें बांधे रखना है। अतः कवि कहते हैं कि पेड़ हमारे हौसले को बुलंद करता है और हमें समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करना सिखाता है। पेड़ दाता है, वह अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है, अपना सब कुछ मानव को दे देता है। जैसे दधीची ने अपने जीते जी देवताओं की विजय के लिए अपनी हड्डियों का दान किया था। अतः पेड़ हमारी भारतीय संस्कृति को जीवित रखता है और मनुष्य को संस्कारी बनाता है। बच्चों, पत्र शैली में लिखा गया पाठ 8 सुनो किशोरी में आशा रानी व्योरा जी ने युवा पीढ़ी को अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृतियों के मूल्यों को बताया है और इन सारी चीज़ों को बताते हुए अपनी बेटी सुगंधा को पत्र लिखकर उसकी सहेली द्वारा किए गए कार्यों पर चिंता व्यक्त किया है। लेखिका अपनी बेटी को रूढ़ियों और परंपराओं के अंतर को बताते हुए कहती है कि जीवन में विकास करना, ऊंचाई तक पहुंचना बहुत ही अच्छी बात है, परंतु अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को छोड़ना सही नहीं है। आज के किशोर और किशोरियां अपने संस्कारों को दकियानूसी बताते हुए पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने लगे हैं, जिसका परिणाम वे स्वयं तो भुगतेंगे ही, साथ ही साथ पूरे परिवार और समाज को भी भुगतना पड़ेगा। इन्हीं शंकाओं, चिंताओं, परेशानियों और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए इस पाठ की माँ अपनी बेटी की अच्छी सखी बनकर उसका मार्गदर्शन करती हैं और सही गलत की पहचान भी कराती हैं। चुनिंदा शेर गजल में कैलाश सेंगर जी ने अपने शेरों के माध्यम से समाज के भिन्न भिन्न क्रियाओं को, सामाजिक अव्यवस्था और विडंबनाओं के चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए हैं या खींचे हैं। हमारी सामाजिक अव्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि उसमें आम आदमी की कराहें कहीं दब सी गई हैं। उन्हीं कराहों को कवि हम तक पहुंचाने की कोशिश अपने इन शेरों के माध्यम से करना चाहते हैं या करते हैं। संघर्ष करते हुए आम आदमी चट्टानों पर फूल खिला सकता है, तो दूसरी तरफ दाने दाने को तरसते लोग हैं जो ईश्वर से शिकायत करते हैं कि यह कैसी व्यवस्था है। अपनी विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपनी मुसीबतों को व्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा है। वह अपनी आवाज को ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहा है। उनके प्रश्न जो उनके मन में उठते तो हैं, परंतु वे कहीं खो जाते हैं। कवि के ये शेर उन्हीं विवशताओं को और उन्हें समाप्त करने के अथक प्रयासों को कवि ने इन गजलों के माध्यम से स्वर देने का यथासंभव प्रयास किया है। ओजोन विघटन का संकट निबंध में लेखक कृष्ण कुमार मिश्र जी ने मनुष्य के अनुसंधानों और उत्पादित किए गए साधनों की वजह से पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि आज ओजोन की परत में छेद के माध्यम से उसकी परत को हानि पहुंची है। लेखक हमें सचेत करते हुए कहते हैं कि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए जीवन दाता है, परंतु उसकी अल्ट्रावायलेट किरणें पूरी सृष्टि के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं।
आज यह जरूरी हो गया है कि हम ओजोन के विघटन को रोकने का संकल्प लें और संपूर्ण मानव जाति को इन संकटों से बचाने का प्रयास करें। यह मनुष्य धर्म भी है और हम सबकी जिम्मेदारी भी। बच्चों, कभी कभी हमारे लिए अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने। यही बात श्याम दरिहरे जी द्वारा लिखित और वैद्यनाथ झा द्वारा अनुदित कोख जाया पाठ में बताया गया है। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, समय बदला और जरूरतें बदली, और इन सब का एक ही कारण है, धन संपत्ति। वर्तमान समय में हमारे समाज के केंद्र में धन दौलत ऐशो आराम और सुख सुविधाओं ने अपना स्थान बना लिया है। इसके लिए हम कुछ भी करने को तत्पर हो जाते हैं। जहाँ इस तरह की वस्तुएं मौजूद हैं, वहाँ पर पारिवारिक रिश्ते कैसे बच पाते, अर्थात वे भी प्रभावित होते हैं। आज पैसों के सामने हमारे रिश्ते बेकार से प्रतीत होने लगे हैं। यही कारण है कि इस पाठ का दिलीप पिता की मृत्यु के बाद अपना पुश्तैनी मकान बेचकर पूरा पैसा अपने नाम कर लेता है। अपनी माँ को अकेले छोड़कर विदेश चला जाता है। दिलीप की माँ एक IAS अधिकारी की पत्नी भी है, परंतु वह ऐसे हालात में वृद्धाश्रम में रहने को अभिशप्त हो जाती हैं। लेखक का कहना है कि आज मनुष्य की इस प्रवृत्ति को बदलना होगा और रिश्तों के महत्व को समझना होगा, उसकी अहमियत को मान सम्मान देना होगा, तभी हमारा समाज व्यवस्थित हो पाएगा। बच्चों, सदियों से चली आ रही संस्कृतियों, अच्छी परंपराओं को संभालते हुए हम समय समय पर आने वाले तीज त्योहारों को बड़े जोश के साथ मनाते हैं और खुशियां व्यक्त करते हैं। पाठ 12 के लोकगीतों की बात यहाँ पर बताई गई है कि किस तरह से अपनी खुशियों को व्यक्त करने के लिए लोकगीतों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर सावन के गीत, कजरी और वसंत ऋतु के गीत को गाते हुए सावन के सुंदर मनमोहक रूप को बताया गया है, तो वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति के होने वाले परिवर्तन का भी वर्णन किया गया है। लोकगीतों में व्यक्त हुए जनमानस की भावना को बड़े ही कलात्मक ढंग से बताया गया है। बच्चों, पाठ 13 एक विशेष अध्ययन के लिए कनुप्रिया को रखा गया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की यह सर्वश्रेष्ठ रचना है, अनोखी रचना है। कनु अर्थात कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। यह काव्य नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। बच्चों, कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता है। इसमें भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं। यदि हम इन गीतों को अलग अलग करके देखें तो ये अपने आप में पूरे लगते हैं। प्रकृति चित्रण भी आया है। इसमें किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता है, बल्कि राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंगों को व्यक्त किया गया है। कनुप्रिया में भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में काम करती है। कनुप्रिया काव्य में राधा अपने कृष्ण को महाभारत युद्ध के महानायक के रूप में देखती है, जो उससे दूर चले गए हैं। वह अपने तन्मयता के क्षणों में अपने कृष्ण की कल्पना करती है और उन क्षणों में डूबकर ही जीवन की सार्थकता पाती है। वह अपने प्रिय सखा कृष्ण की लीलाओं का अनुमान करती है, साथ ही प्यार को सर्वोपरि मानते हुए जीवन की समस्त घटनाओं और
व्यक्तियों को केवल प्यार की कसौटी पर ही कसती है। बाकी सभी बातें उसके लिए निरर्थक है, बेकार है। यहाँ तक कि महाभारत का युद्ध भी महाभारत के महानायक अपने प्रिय सखा कृष्ण को संबोधित करते हुए वह कहती है कि हे सखा, हे कृष्ण, मैं तो तुम्हारी वही बावरी सखी हूँ, तुम्हारी मित्र हूँ। मैं तो केवल स्नेह की भाषा समझती हूँ, क्योंकि तुमने तो मुझे सदैव ही स्नेह ही दिया है और स्नेह की बातें ही मुझसे की है। अतः राधा कृष्ण के कर्म, स्वधर्म, निर्णय तथा दायित्व जैसे शब्दों को सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाती है। कवि ने यहाँ बताया है कि राधा को इन शब्दों की जगह केवल अपना ही नाम राधन 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 ही सुनाई पड़ता है। बच्चों, सभी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए तथा रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी को भी पढ़ना आवश्यक है। यही कारण है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यवहारिक हिंदी के पल्लवन, फीचर लेखन, मैं उद्घोषक तथा ब्लॉग लेखन जैसे पाठों को दिया गया है। बच्चों, पल्लवन एक एकांकी विधा है। पल्लवन का अर्थ है किसी उद्धरण, सुक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाना। बच्चों, अध्यापक और विद्यार्थियों की बातचीत के माध्यम से पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर लेखक ने प्रकाश डाला है। पाठ 15 फीचर लेखन प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। बच्चों, फीचर लेखन आज पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठकों के सामने करना होता है। इस पाठ में लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा जी ने स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषता, उसके प्रकार, उसकी सावधानियों इत्यादि पर प्रकाश डाला है। साथ ही इस सच्चाई को भी लेखिका ने हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन के माध्यम से रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही समाज के सामने सच्चाई के आईने को भी रख सकते हैं। बच्चों, पाठ 16 मैं उद्घोषक पाठ की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। लेखक आनंद सिंह जी ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए कई आवश्यक गुणों को हमारे सामने रखते हैं। लेखक कहते हैं कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक व्यक्तित्व और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। मंच संचालक के लिए सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा पर प्रभुत्व से समारोह में 4 चांद लग जाता है। आज की तारीख में मंच हो या सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है। इस क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके माध्यम से नाम और दाम दोनों कमा सकते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। बच्चों, ब्लॉग लेखन के सफलतम लेखक प्रवीण बद्रापुरकर जी ने वर्तमान समय में आलेख लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा बताया है। समाचार पत्रों में छपने वाले अलग अलग आलेख जैसे विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। बच्चों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि
आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। समाचार पत्र हो या टेलीविजन के समाचार चैनल हो, पत्रकारिता इससे अछूती नहीं है। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी बहुत लोकप्रिय बनता जा रहा है। अतः इस पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, उसका स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसकी अहमियत को स्पष्ट किया है। यह एक बहुत ही बड़ा लोकप्रिय माध्यम बनकर हमारे सामने आया है। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन के पाठक बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, अतः इसमें अच्छी कमाई हो सकती है, ऐसा लेखक कहते हैं। विद्यार्थी भी अपने अनुभव, अपने विचार, अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष और अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, पाठ 18 प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव एक शोधपरक लेख है। डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी ने अपने इस लेख में वस्तुनिष्ठता, ज्ञानपरकता, शोधपरकता जैसे तत्वों का समावेश किया है या इस लेख में रहता है, ऐसा बता रहे हैं। इस पाठ में लेखक ने प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव जैसे विषय पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जुगनू को छोड़कर ऐसे असंख्य जीव हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन सभी वास्तविकताओं से शायद हम परिचित न हों, परंतु लेखक की शोधपरक दृष्टि इस सच्चाई को विश्लेषित करती है और हम इस वैज्ञानिक सत्य से अवगत होकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि हमें विज्ञान की आंखों से अपने आसपास की दुनिया को देखने की जरूरत है। यह पाठ हमें बहुत सारे अज्ञात तथ्यों की जानकारी देता है। बच्चों, यहाँ पर हमारे 1 से लेकर 18 पाठों का रिवीजन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस रिवीजन वीडियो क्लास के माध्यम से अपने पाठों को पुनः एक बार रिकॉल कर सकते हैं। अतः इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है? बच्चों, आप सभी लोग किसी भी प्रकार का टेंशन मत लीजिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं कोशिश करती रहूं कि आपको हिंदी विषय को लेकर कोई भी किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। पाठ्य या काव्य को लेकर आपकी समस्याओं का समाधान करती रहूं। आप अपने कमेंट्स को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।